अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड के बर्फीले साहिलों पर उतर रहे हैं। F-35 तैयारे ऊपर से गरजते हुए गुजर रहे हैं। नेटो में अफरा तफरी है। ये कोई सर्द जंग का डरावना ख्वाब नहीं है। ये वो मंजरनामा है जिस पर माहिरीन इस वक्त खामोशी से जंगी मशकें कर रहे हैं। ये है वो बात जो खौफनाक है। फौजी तज्जियाकारों का अंदाजा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमरीकी कार्रवाई तारीख में पहली बार नेटो इत्तेहादियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम को जन्म दे सकती है, जो मुमकिना तौर पर सिर्फ बेहतर घंटों में पूरे मगरबी इत्तेहाद को मुनहदिम कर देगा और उसके आलमी नताइज वो दुनिया के निज़ाम को इस तरह बदल देंगे कि ब्रेग्जिट एक मामूली इख्तिलाफ लगेगा। मेरे साथ रहिए, क्योंकि पहले 48 घंटों में जो कुछ होता है वो आपको बिल्कुल चौंका देगा। अब सोच रहे होंगे कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत ही क्यों है। सच तो ये है कि ग्रीनलैंड महज बर्फ और रीछों का देश नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का खजाना है। यहाँ $1.5 खरब की नायाब मदनियात, अमेरिका और रूस का मुख्तसर तरीन मिसाइल रास्ता और आर्कटिक की वो गुजरगाहें हैं जहाँ पिघलती बर्फ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देगी। इत्तेफाक स्पेस 20 जो पहले थोल कहलाती थी, अमेरिका का सबसे शुमाली इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम है। लगता है चीन 2016 से ग्रीनलैंड में कान कनी की कोशिश में है। बीजिंग और वॉशिंगटन की नजर एक ही है। ग्रीनलैंड से पूरे आर्कटिक पर असर पड़ेगा, मगर अहम यह है ग्रीनलैंड डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है जो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत महफूज है। ग्रीनलैंड पर हमला डेनमार्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा और उसका मतलब है कि हर नेटो रुकन मुल्क को असूलना इसका दिफा करना होगा। तो फिर क्या होगा जब दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अपने ही इत्तेहादी पर हमला करे? आइए इस मामले को अभी देखते हैं। जरा ये मंजर तस्वुर करें। ये ग्रीनलैंड का 3 बजे सुबह का वक्त बगैर किसी वार्निंग के 101 एयरबॉर्न डिवीजन ने ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोक पर उतरना शुरू कर दिया। इसी वक्त USS जिराल्ड और फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जजीरे को घेर लेता है और मुकम्मल नाकाबंदी कायम कर देता है। इस ऑपरेशन के लिए पेंटागन को ये सब कुछ दरकार होगा। इब्तिदाई हमले के लिए तकरीबन 25,000 फौजी, 150 से ज्यादा तैयारे जिनमें लड़ाका, ट्रांसपोर्ट और ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल होंगे, 12 से 15 बहरी जहाज समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की मवासलात का मुकम्मल साइबर ब्लैकआउट। ग्रीनलैंड में डेनिश फौज सिर्फ 12 मुस्तकिल एहलकार और तकरीबन 50 संजीदा डार्क सलेट पेट्रोल बम्बर्स पर मुश्तमिल है। उन्हें 2 घंटे से भी कम वक्त में ज़ेर कर लिया जाएगा। लेकिन अब मामला यहाँ से पेचीदा हो जाता है। ग्रीनलैंड के 56,000 शहरी ये सब कुछ बस यूं ही कबूल नहीं करेंगे। इनविटावादी को खुद मुख्तारी हासिल है और वो डेनमार्क से मुकम्मल आज़ादी की तरफ बढ़ रही है। बहुत से ग्रीनलैंड वाले इसे एक नौबादियाती आका के बदले दूसरे आका के तौर पर देखेंगे। फौरी तौर पर शहरी मुजाहमत की तवक्को करें, चाहे फौजी मुजाहमत नामुमकिन हो। अब असल अफरा-तफरी यूरोप में शुरू होती है। हमले के 6 घंटे के अंदर नेटो के सेक्रेटरी जनरल हंगामी आर्टिकल 4 मशावरत के लिए कॉल करते हैं। डेनमार्क फौरन आर्टिकल 5 का हवाला देता है, जो इज्तिमाई दिफा की शिक है और कहती है कि एक पर हमला सब पर हमला है। यहाँ से मामला बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुँच जाता है। अब हर नेटो रुकन को फैसला करना है, क्या हम अमेरिका के साथ जंग करें? आइए मैं बताता हूँ कि हर बड़ा खिलाड़ी गालिबन क्या करेगा। बरतानिया मुकम्मल तौर पर तकसीम शुदा, अमेरिका के साथ खुसूसी ताल्लुकात बमुकाबला नेटो की जिम्मेदारियाँ। माहिरीन का ख्याल है कि बरतानिया गैर जानिबदार रहेगा, जिससे उनका रद्दे अमल मुअस्सिर तौर पर मफलूज हो जाएगा। फ्रांस सदर मैक्रोन कई सालों से यूरोपीय स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के लिए जोर दे रहे हैं। फ्रांस गालिबन यूरोपीय मजम्मत की क़ियादत करेगा और मुमकिन है कि बहरी फौजी असासे इस खित्ते में भेजे, लेकिन बराह रास्त लड़ाई से गुरेज करेगा। जर्मनी माशी ताकतवर लेकिन फौजी लिहाज से कमजोर। जर्मनी अमरीकी असासे जो जर्मन बैंकों में हैं तकरीबन $450 अरब मुंजमद कर देगा और माशी पाबंदियों की क़ियादत करेगा, लेकिन फौजी तसादुम से बचेगा। पोलैंड और बाल्टिक रियासतें यहाँ है असल मौत। वो खौफजदा होंगे। अगर नेटो डेनमार्क का दिफा नहीं करेगा तो वो रूस के खिलाफ उनका दिफा क्यों करेगा?
वो कार्रवाई का मुतालबा तो करेंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं रखते। तुर्की, अर्दोगान दोनों तरफ खेलेंगे। इस बहरान को अमेरिका और यूरोप दोनों से रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हकीकत यह है कि नेटो फौरन ही टूट जाएगा। कुछ रुकन ममालिक अमेरिका की हिमायत करेंगे, कुछ डेनमार्क की, और ज्यादातर तजब्जुब का शिकार होकर मफलूज रह जाएंगे। 75 साल पुराना इत्तेहाद मुअस्सिर तौर पर 48 घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जब नेटो अंदर से टूट रहा होगा तो देखें दुनिया भर में क्या होता है। रूस की चाल प्यूटन बेवकूफ नहीं है। वो नेटो के टूटने को देखता है और फौरन बाल्टिक रियासतों और यूक्रेन के बाकी मानदा इलाके पर चढ़ाई कर देता है। जब अमेरिका ग्रीनलैंड में उलझा हुआ है और नेटो टूट चुका है तो उसे कौन रोकेगा? फौजी तज्जियाकारों का अंदाजा है कि रूस के पास बेहतर से 96 घंटे का मौका होगा, इससे पहले कि मगरिब की तरफ से कोई मजबूत रद्द अमल सामने आए। चीन की हिकमत अमली। शी जिनपिंग ताइवान को देखता है और सोचता है, अब मेरा मौका है। वैन कारपोरेशन की वॉर गेम्स के मुताबिक जब अमरीकी अफवाज आर्कटिक में मसरूफ हों और मगरबी इत्तेहाद इंतशार का शिकार हो तो ताइवान पर चीनी कार्रवाई का इम्कान 300% बढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल 12 घंटे के अंदर हंगामी इजलास बुलाती है। रूस और चीन फौरन अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। इतनी अजीब बात है, वो अमरीका पर पाबंदियां, असासे मुंजमद करने और बैन अल-अक़वामी सतह पर तन्हाई के लिए जोर देते हैं। अमरीका हर चीज पर वीटो लगा देता है, लेकिन सिफारती नुकसान तबाहकुन होता है। आलमी मंडियां। डॉ जोन्स पहले ही दिन 4000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर जाता है, जो तारीख का सबसे बड़ा एक दिन का पॉइंट ड्रॉप है। यूरोपीय मंडियां 15 से 20% तक क्रैश हो जाती हैं। डॉलर 8 से 12% गिरने लगता है क्योंकि ममालिक अमरीकी ज़खायर से हिट रहे हैं। तेल की कीमतें $180 से बढ़ जाती हैं क्योंकि मंडियों में गैर यकीनी है। हम एक आलमी कसाद बाजारी की बात कर रहे हैं जो हफ्ते भर में शुरू हो सकती है। अब डेनमार्क के पास सिर्फ बुरे इख्तियारात बचे हैं। ऑप्शन ए, सिफारती हथियार डालना। डेनमार्क इस हकीकत को कबूल कर सकता है, मुआवजे के लिए मुज़ाकरात कर सकता है और ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर कुछ असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर सकता है। इससे डेनमार्क की हुकूमत तबाह हो जाएगी। वजीर आजम को चंद दिनों में इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऑप्शन बी, फौजी मुज़ाहमत। डेनमार्क की पूरी फौज तकरीबन 15,000 फ़आल एहलकारों और 50,000 रिजर्व पर मुश्तमिल है। अमेरिका के 13 लाख फ़आल फौजियों और $877 अरब के फौजी बजट के मुकाबले में ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डेनमार्क गैर मुतनासिब जंग, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले, ग्रीनलैंड की मुज़ाहमत के लिए खुफिया हिमायत, इक्तिसादी तखरीबकारी को चालू कर सकता है। ऑप्शन सी, इत्तेहाद की तामीर। डेनमार्क ने यूरोपीय यूनियन से अमेरिका पर सख्त माशी पाबंदियों के लिए रैली निकाली। इसमें यूरोपीय बैंकों के $2.3 ट्रिलियन के अमरीकी असासे मुंजमद करना, अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी, इंटेलिजेंस शेयरिंग का खात्मा और फौजी अड्डे बंद करना शामिल। ये ऑप्शन सबसे मुअस्सर और खतरनाक है। हैरानकुन बात यह है, अमरीकी फौजी फतह के बाद भी कब्जा एक डरावना ख्वाब बन जाता है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका है, जहां किनारे पर छोटी बस्तियां हैं। ये अलास्का से बड़ा और अफगानिस्तान से भी मुश्किल इलाका है। ग्रीनलैंड आर्कटिक हालात में गोरीला जंग लड़ेगा, जहां अमरीकी फौज को तजर्बा कम है और इसे मकामी आबादी के तौर पर आलमी हमदर्दी के साथ डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन और रूस से हथियारों और इंटेलिजेंस की मदद मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि अमरीकी फौज के पास आर्कटिक जंगी सलाहियत तकरीबन न होने के बराबर है, जबकि नॉर्डिक ममालिक के मुकाबले में अमरीकी फौजी जो सहरा और जंगल के लिए तरबियत याफ्ता हैं, उन्हें सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत, महीनों तक 24 घंटे अंधेरा, हजारों मील तक फैली हुई सप्लाई लाइंस और शदीद सर्दी में 40 से 60% तक साज और सामान की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। माहिरीन का अंदाजा है कि इस कब्जे पर सालाना 50 से 80 अरब डॉलर लागत आएगी, जिससे अफगानिस्तान और इराक की जंगें सस्ती लगेंगी और ये कई दहाइयों तक जारी रह सकता।
लेकिन हैरत की बात यह है कि सबसे बड़ा खतरा फौजी नहीं बल्कि कानूनी और इखलाकी है। यह है वो बात जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। रियासत मुत्तहिदा एक ही रात में बैन अल-अक़वामी सतह पर अलग थलग हो जाएगा। जरा इस बारे में सोचें। अमेरिका ने पिछले 75 सालों में एक उसूलों पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम बनाया है। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, इलाकाई खुद मुख्तारी, बैन अल-अक़वामी कानून। अमेरिका जिन तमाम इक़दार का दावा करता है वो एक ही अमल में तबाह हो जाएंगी। चीन और रूस के लिए प्रोपेगेंडा की फतह बेहदो हिसाब होगी। जब भी अमेरिका रूसी जारहियत चीनी तौसी पसंदी पर तनकीद करेगा, जवाब में कहा जाएगा ग्रीनलैंड का किया। अमेरिका की इखलाकी बरतरी खत्म हो जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये अमेरिकी ज़वाल को इतनी तेजी से बढ़ा देगा जितनी कोई फौजी शिकस्त नहीं बढ़ा सकती। मुमालिक तेजी से ऐसे इत्तेहाद बनाने लगेंगे जिनमें अमेरिका शामिल न हो। डॉलर की रिजर्व करेंसी की हैसियत को दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार संजीदा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक ही रात में दर्जनों नए मुमालिक शामिल हो जाएंगे। अमरीकी क़यादत में कायम आलमी निज़ाम अमलन ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एक कसीर कुतबी अफरा तफरी ले लेगी। और अब आती है वाकई खौफनाक हकीकत। फौजी माहिरीन का अंदाज़ा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और इसे बरकरार रखने की कल लागत फौरी फौजी कार्रवाइयों में 150 से 200 अरब डॉलर, कब्जे के लिए सालाना 50 से 80 अरब डॉलर, पाबंदियों और मंडी में खलल से 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का माशी नुकसान और सिफारती और इखलाकी कीमतें जो नाकाबिले हिसाब हैं। ये सब एक ऐसे जजीरे के लिए जो उसी फीसद बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ नीचे लाइन है, क्या अमेरिकी फौज ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकती है? बिल्कुल। क्या उन्हें चाहिए था? बिल्कुल नहीं। फौरी फौजी फतह आसान हिस्सा होगी। कई दहाइयों की शोरिश, नेटो का खात्मा, मगरबी इत्तेहाद का टूटना, माशी तबाही, बैन अल-अक़वामी तन्हाई, यही असल कीमत है। जैसा कि मैंने कहा है, जोग्राफियाई सियासत में जंग जीतने का मतलब अक्सर जंग हारना होता है। सवाल ये नहीं कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड ले सकता है, बल्कि क्या वो इसके बाद आने वाली दुनिया को संभाल सकता है। याद रखें, तारीख की ताकतवर तरीन फौज भी उन्हीं उसूलों की पाबंद है जो हर सल्तनत के लिए हद से ज्यादा बढ़ना ज़वाल की तरफ ले जाता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मंजरनामा है जहाँ ये वाकई हो सकता है? ये सिर्फ जोग्राफियाई सियासत की ख्याली बात है। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लिखी, मैं हर एक को पढ़ता हूँ। अगर ये आपको आर्थिक सियासत पर सोचने पर मजबूर करता है तो उसे उनसे शेयर करें जिन्हें ग्रीनलैंड की अहमियत जाननी चाहिए, क्योंकि नई सर्द जंग अब दूर नहीं, ये पहले ही यहाँ है और आर्कटिक उसका मरकज है।